प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, देश ने 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाकर प्राप्त किया असाधारण लक्ष्य। हर देशवासी का है इस सफलता में योगदान। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीके की उपलब्धि के अवसर पर कहा, कवच कितना ही उत्तम और आधुनिक हो, हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए अहम 3 मास्टर प्लान के लिए मल्टी मॉडल ग्रुप का हुआ गठन। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में की गई 3% की बढ़ोतरी। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना के 644 लाभार्थियों को सौंपी आवास की चाबी। कहा, युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के बाद आज पहली बार राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल किया है। पीएम ने अपने संबोधन में इस बड़ी सफलता का श्रेय देशवासियों को दिया है। से बधाई देता हूं। सौ करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि देश के सामर्थ्य का ये प्रतिबिंब है और इतिहास के नए अध्याय की भी रचना है। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। क्या भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ पाएगा? भारत दूसरे देशों से इतनी वैक्सीन खरीदने का पैसा कहां से लाएगा? भारत को वैक्सीन कब मिलेगी? भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा कि महामारी को फैलने से रोक सके? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे। तमाम सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एक ही मंत्र रहा है कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती है तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। हमारे सामने चुनौती मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी थी, प्रोडक्शन को स्केल अप करने की भी थी। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में
दूर-दराज इलाकों में समय से वैक्सीन पहुंचाना, ये भी किसी भागीरथ कार्य से कम नहीं था। लेकिन वैज्ञानिक तौर तरीकों और नए नए इनोवेशन से देश ने इस चुनौतियों के समाधान तलाश से असाधारण स्पीड से संसाधनों को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में ये पहुंचा है। पिछली दिवाली हर किसी के मन मस्तिष्क में एक तनाव था, लेकिन इस दिवाली 100 करोड़ वैक्सीन डोज के कारण एक विश्वास का भाव है। अगर मेरे देश की वैक्सीन मुझे सुरक्षा दे सकती है, तो मेरे देश का उत्पादन, मेरे देश में बने सामान मेरी दिवाली और भी भव्य बना सकते हैं। 100 करोड़ वैक्सीन डोज हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, हमारे छोटे छोटे उद्यमियों, हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों बहनों, सभी के लिए आशा की किरण बनकर आई है। प्रधानमंत्री ने त्योहारी मौसम में देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश एक बड़ा लक्ष्य तय करना है और उन्हें हासिल करना जानता है। एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसीज भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। पिछले महीनों में किए गए कई सारे रिफॉर्म्स, कई सारे इनिशिएटिव, गति शक्ति से लेकर नई ड्रोन पॉलिसी तक भारत की अर्थव्यवस्था को और तेजी से आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। कोरोना महामारी के दौरान इसके खिलाफ लड़ाई में कोरोना योद्धाओं के समर्पण को भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना योद्धाओं ने कैसे संकट की इस घड़ी में अपने को भी और लोगों को प्रेरित किया, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के द्वारा आज भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई को निर्णायक रूप देने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। देश की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने हर कदम पर देश के नागरिकों की हर संभव मदद की सफल कोशिश की है। इस लड़ाई में हमारे कोरोना योद्धाओं के समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपकी सेवा, आपका श्रम सर्वे भवन्तु सुखिनः के हमारे संकल्प को अवश्य सिद्ध करेगा। हमारा देश कोरोना से भी जीतेगा और विकास के नए आयाम भी हासिल करेगा। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 61,27,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को गति शक्ति मास्टर प्लान के निरीक्षण के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में मल्टी मोडल ग्रुप गठित करने का फैसला किया गया। तो साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए फिर खुशखबरी आई है। गुरुवार को हुई पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ता को 3% और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बढ़ोतरी के साथ अब डीए 31% हो गया है। इसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को होगा।
महंगाई भत्ते में बढ़त 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। इस फैसले से सरकार पर सालाना 9,489 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपया आएगा। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई। वहीं पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। कैबिनेट में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा हासिल करने के लिए सभी को बधाई भी दी गई। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ समय पहले ही केंद्रीय कर्मियों के डीए की 3 रुकी हुई किस्तों को बहाल कर महंगाई भत्ते में 11% की बढ़त की थी। अब 3% की बढ़त के बाद केंद्रीय कर्मियों की महंगाई भत्ते की दर 31% हो गई है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रायबरेली के दिलमऊ कस्बे में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 644 लाभार्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र और आवास की चाबी सौंपी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज का युवा देश का भविष्य है। सरकार ने पिछले 4.5 साल में युवाओं के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चलाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। 4.5 साल की सरकार में बिना किसी विवाद के 4.5 लाख नौकरियां दी गई हैं। जनपद जालौन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत अभियान को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री उपेंद्र तिवारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बढ़ावा देने के लिए खेल महोत्सव का आयोजन कराने जा रही है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभा निखर कर सामने आए और वे के लिए 2000 खेल के मैदान बनाए गए हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 68 साल के अंदर मात्र 81 मिनी स्टेडियम थे और जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई, जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी, तब से इस उत्तर प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया खेलों के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के तहत अभी तक 44 स्टेडियम का काम, मिनी स्टेडियम का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जितने भी इस तरीके के जीर्ण स्थिति में स्टेडियम बने हुए थे उनको सबका प्रस्ताव मंगा लिया गया है और उनको भी सुदृढ़ करने का काम माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जिस दिन आए थे उसी दिन वो कह के गए, उनका भी सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने अयोध्या में आयोजित कबड्डी के समापन समारोह में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। अमृत महोत्सव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अयोध्या जनपद में ब्लॉक स्तर पर कबड्डी खेल का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो भी ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है। राम मंदिर को लेकर जनता बहुत उत्साहित है। जनता राम मंदिर के पूर्ण होने का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सभी क्षेत्र में योगदान दें और क्षेत्र में सक्रियता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेलों का आयोजन कर रहे हैं।
जनता बहुत उत्साहित है। जनता बहुत उत्सुकता से मंदिर निर्माण पूर्ण होने का इंतजार कर रही है। जनता का जुड़ाव है। प्रभु श्री राम पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र हैं। तो अब ये विरोधी दल के लोग भी आ रहे हैं। ईश्वर उन्हें ऐसी सद्बुद्धि देता रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये एक ध्येय सबको दिया, खेलो इंडिया खेलो भारत के नाम से, और इसी क्रम में उन्होंने आह्वान किया कि सभी माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेल प्रतियोगिता कराएं। और उस क्रम में अयोध्या जिले में माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी और हमारे पूरे संगठन ने मिलकर ये हर ब्लॉक स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता कराई और हर जगह उसमें सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया। अलीगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से फसल में हुए नुकसान का जिलाधिकारी ने इगलास खैर तहसील क्षेत्र में सर्वे कराया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बारिश से 9,125 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल बर्बाद हुई है। बारिश के चलते 29,142 किसानों को भारी नुकसान हुआ है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को 12,36,09,307 रुपए का मुआवजा वितरण किया जाएगा। सभी किसानों को 13,500 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। जिलाधिकारी ने 2 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए और जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए कृषि विभाग ने 2 दिन में रिपोर्ट तैयार कर दी है। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान लेखपाल सूरजपाल ने घर बैठकर रिपोर्ट तैयार की, जिस कारण उसे जिलाधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। पे चल रही थी, लगभग 30-40% से ऊपर फसल कट चुकी है। कहीं 60-70% फसल कट के खेतों से घर में चली गई है। बाकी जो फसल कटी हुई है उसमें नुकसान हुआ है, उसका हमारे क्षेत्रीय कर्मचारी फसल बीमा योजना अंतर्गत उनके व्यक्तिगत दावे का फॉर्म भरा रहे हैं और उसका हम लोग क्या कहते हैं प्लाट टू प्लाट सर्वे करेंगे कि किस प्लाट में कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद व्यक्तिगत आधार पे किसानों को क्या कहते हैं जो क्षतिपूर्ति हुई है फसल बीमा योजना अंतर्गत लाभ दिलाया जाए। देश में कोविड टीकाकरण की संख्या 100 करोड़ पहुंचने पर बरेली में नगर विधायक की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही बरेली जिले में टीकाकरण का 100% तक पहुंच जाएगा। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक जिले में 27 लाख लोगों को टीका लगा है। 100 करोड़ वैक्सीन लग गई है। ये तो हमारी सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों की बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में इसकी बड़ी सराहना हुई है। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं अपने देश की जनता को, विशेषकर प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज के दिन हमारे देश ने 100 करोड़ डोज से ऊपर का माइलस्टोन पार किया है और ये 100 करोड़ की आसान काम नहीं है। दुनिया में कम ही देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 100 करोड़ है, लेकिन हिंदुस्तान ने 100 करोड़ के लगा के कोरोना पे विजय प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर पार किया है। जनपद कानपुर देहात में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इस योजना के तहत 2210 से भी अधिक समूहों से जुड़कर 22,310 महिलाएं आजीविका कमा रही हैं। आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद अब पूरे परिवार के साथ आसपास की दूसरी महिलाओं के लिए भी सहारा बनी है। जिले में 102 समूह को बिजली बिल वसूलने, 611 समूह को सामुदायिक शौचालय का संचालन करने का काम, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9,000 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। साथ ही 14 समूहों को कोटे की दुकानों का संचालन, 22 समूहों को सूखा राशन वितरण की जिम्मेदारी मिली है। 760 समूह की महिलाएं मनरेगा मेट का काम कर रही हैं। हम हसनापुर के रहने वाले हैं। शौचालय में काम करते हैं, समूह में जब से जुड़े हैं माँ दुर्गे समूह में, और 3 महीने से हमारा काम चल रहा है, जिससे हमारा परिवार अच्छे से चल सकता है। मैं विधवा हूँ, मेरा एक लड़का वो भी विकलांग है। मैं बहुत गरीब थी। जब से मैं इस समूह में जुड़ी है तब से हमें कुछ रूखा सूखा राशन बांटना चाहिए, तब से हमें कुछ फायदा मिली है। हमारे जनपद कानपुर देहात में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के अंतर्गत 2210
स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं और इसमें लगभग 22,310 महिलाएं अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने के लिए समूह के माध्यम से अलग अलग तरह के कार्य कर रही हैं। यदि बिजली बिल कलेक्शन की बात करें तो लगभग 102 स्वयं सहायता समूह बिजली बिल कलेक्शन के लिए पूरे काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गांव-गांव में पंचायती राज विभाग के द्वारा सामुदायिक शौचालय जो बनाए जा रहे हैं उसके रख रखाव के लिए 611 स्वयं सहायता समूह में से महिलाओं को चुना गया है, जिसके द्वारा सरकार उनको 9,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मानदेय भी दे रही है और वो गांव के सामुदायिक शौचालय का रख रखाव कर रही हैं। मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल और सीडीओ शशांक चौधरी ने समेकित बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्ट मोबाइल फोन वितरित किए। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पेपरलेस होकर स्मार्टफोन के माध्यम से स्मार्ट तरीके से काम करेंगी। कार्यक्रम में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा कोविड-19 के समय में और टीकाकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। ये शासन और सरकार के साथ हर अभियान में अपनी सहभागिता देती है और अब स्मार्टफोन मिलने से वो और अच्छे तरीके से काम कर सकेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि अब स्मार्टफोन के माध्यम से उनका काम आसान हो जाएगा। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करती हैं। हमें मोबाइल मिले हैं, सरकार द्वारा हमें मोबाइल दिए गए हैं और अब जो हमारे पास 17 रजिस्टर होते थे, उन रजिस्टर बनाने पड़ते थे मैडम 17 और उन्हें हम एक साथ कहीं ले जा भी नहीं सकते थे। तो अब हमारे मोबाइल से बहुत काम आसान हो जाएगा। हम मोबाइल में सारा डाटा फीड करेंगे, अपना सारे सर्वे उसमें मोबाइल में करेंगे और जब भी हमारे पास मोबाइल रहेगा, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि 17 रजिस्टर हम एक साथ कहीं भी उठा के नहीं ले जा सकते थे और अब हम मोबाइल रखेंगे तो हमारे पास सारा डाटा रहेगा। आज हम लोगों को मोबाइल मिला है जो कि मोस्टली लड़कियों पे, आंगनबाड़ी वर्कर्स पे नहीं था। इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी हमें डाटा अपडेट करने में, है ना, वो लोग हम आसानी से कर पाएंगे। हमें बहुत सारे जैसे रजिस्टर रखने पड़ते थे अपने पास, वो हमें नहीं रखने पड़ेंगे, सारा मोबाइल में सेट रहेंगे ताकि हम लोग आसानी से अपनी सारी बातें अधिकारियों तक पहुँचा सकें या जनता तक पहुँच सकें। मोबाइल से हमें बहुत फायदा हुआ। डाटा फीड करना पड़ता था और रजिस्टर बनाने पड़ते थे और रजिस्टर नहीं रखने पड़ेंगे। बहुत सारे रजिस्टर थे, 16-17 रजिस्टर थे, वो सब रजिस्टर खत्म और उसमें डाटा फीड करेंगे। अब आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्त्री हैं, उनकी अनेक प्रकार की भूमिका रहती है, वो उसके अंदर अपना योगदान करती हैं। यानी जननी सुरक्षा का विषय हो, शिशु सुरक्षा का विषय हो, कुपोषण को दूर करने का विषय हो, ये अन्य योजना भी है खासतौर से स्वास्थ्य से संबंधित। और अब तो आंगनवाड़ी को शिक्षा से भी जोड़ा गया है। जो पहला चरण नई शिक्षा नीति के अंदर उसमें शिशु को वहां पर उसका एक संस्कार भी हो, सीखे भी, ये भी उसमें जोड़ा गया है। तो बहुत प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन इन बहनों के द्वारा होता है। तो वो अपने कार्य के निष्पादन में और अधिक सक्षम बने और अधिक प्रभावी ढंग से उन सेवाओं को प्रदान कर पाएं। इसके लिए एक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए उनको आज स्मार्टफोन दिए गए हैं और मैं इसके लिए प्रदेश सरकार का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि इससे उनकी संवेदनशीलता और इस बात की स्वीकार्यता की बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, ये जाहिर होती है। और मैं इन अपनी बहनों को बधाई भी देता हूं कि उनको ये उपकरण मिले हैं। मुझे विश्वास है कि इन उपकरणों के मिलने के पश्चात, स्मार्ट मोबाइल फोन मिलने के पश्चात और भी कार्यकुशलता के साथ इन सेवाओं को प्रदान कर सकेंगी। फिरोजाबाद में राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाएं सरकार की सभी सुविधाएं निःशुल्क पाकर बहुत खुश हैं। इस योजना से जहां गरीब मजबूर महिलाएं निःशुल्क डिलीवरी, ऑपरेशन और इलाज पा रही हैं, वहीं कुशल चिकित्सकों द्वारा अच्छी देखरेख व इलाज से जच्चा और बच्चा मृत्यु दर में कमी आई है। फिरोजाबाद के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिला और उनके तीमारदार को अच्छा भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की महिला को 1,000 और ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1,400 रुपये योजना के तहत डिलीवरी के बाद दिया जा रहा है, जिससे वो घर जाकर पौष्टिक आहार ले सकें और स्वस्थ रहें। मेरे पापा मजदूर हैं, मुझे सब अच्छी तरीके से दवा, खाना, मेरे साथ जो मम्मी है उन्हें भी खाना अच्छे से मिल रहा, दवाई भी मेरे बच्ची हुई है और कोई खर्चा नहीं। और अच्छे से अगर ये सरकारी अस्पताल में हुई है और प्राइवेट में होती तो हम इतना खर्चा भी नहीं कर पाते।
और हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हुई है लड़की हमारी सुनी। मैं डिलीवरी कराने आई थी, उनकी अच्छी तरह हो गई है, देखभाल भी हो रही है, कोई खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं सरकारी स्कूल में सब सुविधा मिली है, खाना भी वगैरह सब कुछ मिला है। हमारा नाम मालती है, हमारी लड़की के साधना के बेटा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में फिरोजाबाद। खूब बढ़िया तरह से देखभाल हो रही है, डॉक्टर लोग सब पूरे खूब अच्छी तरह से आ रहे हैं, खाना भी फ्री है, ऑपरेशन से हुआ है, कोई खर्च नहीं है। चिकित्सालय में भोजन व्यवस्था है और योग्य चिकित्सक द्वारा उपचार दिया जाता है, जिस कारण यही कारण है कि पहले से अस्पताल में प्रसव संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई है। पिछले 6 माह में पिछले साल 2095 प्रसव हुए थे और इस साल 2967 प्रसव हुए हैं, लगभग 41% की वृद्धि है। इससे मरीजों को सुविधाएं ज़्यादा दी जा रही है, जिससे प्रसव करवाने के लिए ज़्यादा संख्या में मरीज अस्पताल में आते हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर विगत 22 वर्षों से लगातार आर्म्ड फोर्सेज, पुलिस फोर्स और आतंकवादी घटना में शहीद लोगों की आत्मा की शांति के लिए पूरे कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। इस अवसर पर वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के पर्यटन व धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी ने की। कार्यक्रम में सेना के बैंड की धुन पर 39 जीटीसी के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और आकाशदीप का प्रज्वलन कर दीप को आकाश की तरफ अग्रसर किया। इस अवसर पर पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि ये शहीदों के नमन के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है। आजादी के अमृत महोत्सव में चौरी चौरा से लेकर हर जगह शहीदों की याद में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस शहीदों के याद में लगातार हर जगह कार्यक्रम इसी तरह होने चाहिए। गंगा सेवा निधि के व्यवस्था से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय चल रहा है पूरे देश में। उस क्रम में यह महोत्सव सभी लोगों को, यह जो कार्यक्रम होता है दीपदान का, आकाशदीप का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करेगा। आमजन में अपने शहीदों को, अपने सेना के जवानों को याद करने में, जिनके द्वारा हम सुरक्षित हैं, जिनके द्वारा भारत स्वतंत्र हुआ, जिनके द्वारा भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, उन सबको नमन करने का, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का ऐसा कार्यक्रम। इसके लिए मैं समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने 100 करोड़ टीके की उपलब्धि के अवसर पर कहा, कवच कितना ही उत्तम और आधुनिक हो, हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में लिए गए अहम फैसले। गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए मल्टी मॉडल ग्रुप का हुआ गठन। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई 3% की बढ़ोतरी। और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना के 644 लाभार्थियों को सौंपी आवास की चाबी। कहा, युवाओं का भविष्य संवारने के लिए सरकार है कटिबद्ध। इसी के साथ समाचार समाप्त है। नमस्कार।